हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर IRFC के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, IRFC का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये लगातार एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज के अंदर था और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद इसने 2 लेग का फॉर्मेशन किया है। जनरली इस तरीके का जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है उसके अंदर 3 लेग का फॉर्मेशन होता है। तो करेंटली ये 2 लेग क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे ये पिछले टाइम आप देख सकते हैं जो पुल बैक हुआ था वो साइड वे के थ्रू हुआ था, मगर सेकेंड टाइम ये जो पुल बैक हो रहा है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ हो रहा है, या कह सकते हैं ये एक वेज के फॉर्मेशन में भी हुआ है, जहाँ पे ये था वेज का टॉप और यहाँ पे फर्स्ट लेग, यहाँ पे सेकेंड लेग और यहाँ पे थर्ड लेग क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ पे और एक सिचुएशन अगर हम लोग देखें, पिछले टाइम यहाँ पे भी इसने एक स्पाइक क्रिएट किया था और उससे पहले एक बुल ट्रेंड था, जिसके बाद ये लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसे मिला के ये एक बुल फ्लैग का पैटर्न भी होता है और ये एक बुल फ्लैग के पैटर्न से ब्रेकआउट किया है, तो इसे भी हम लोग फर्स्ट लेग मान सकते हैं। मगर यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है ये आने वाले टाइम पे ही हम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 50-50 चांस है कि ये 1 लेग हो, ये 2 लेग और ये थर्ड लेग। मगर यहाँ पे हम लोग यही मान के चलते हैं करंट सिचुएशन में जितना भी प्राइस एक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जब इसने ब्रेकआउट किया है ये अच्छा खासा एक ट्रेंड के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो जनरली एक ट्रेंड लाइन या कोई भी ट्रेंड लाइन फर्स्ट टाइम ब्रेक करने के बाद वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड लाइन के अंदर जाने की कोशिश करता है या थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने की थोड़ा सा कोशिश करेगा। अगर वो ऊपर जा भी नहीं पाता है तो नियर अबाउट ऊपर जाके वो फिर से रिवर्सल क्रिएट करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न बनेगा। मगर करंट सिचुएशन में अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, या अगर आप नया पोजीशन भी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन सा प्रोबेबिलिटी बन रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का शेयर यहाँ से इसने एक बेयर मूव लिया है और एक चैनल के थ्रू ये नीचे आ रहा था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने चैनल को ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था कि आपके लिए एक स्विंग पोजीशन बनता है जो यहाँ पे ब्रेकआउट क्रिएट किया था और थोड़ा सा पुल बैक के बाद जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब मैंने बोला था कि आप लोगों को यहाँ पे पोजीशन लेना है और रिवर्सल के अंदर या यहाँ पे 90 के पॉइंट को अगर ये टच करता है, दोनों सिचुएशन में आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो पिछले टाइम के वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था। इस वीडियो के अंदर अगर आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने रिवर्सल यानी 2 लेग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट किया है और ये डबल टॉप के साथ, यहाँ पे इसका फर्स्ट टॉप, यहाँ पे इसका सेकेंड टॉप के साथ ये नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो इस पॉइंट के नीचे यानी जहां से आप एंट्री किए थे उसी के आसपास आपको एग्जिट का पॉइंट मिल गया था। तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड आपका ब्रेक इवन ट्रेड था, नहीं इसके अंदर प्रॉफिट था नहीं इसके अंदर लॉस था। मगर यहाँ पे करंट सिचुएशन में आप देख सकते हैं 1 लेग 2 लेग 3 लेग क्रिएट करने के बाद एक वेज के फॉर्मेशन को कंप्लीट किया है। कंप्लीट करने के साथ साथ ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जनरली आप जानते हैं किसी भी वेज को कंप्लीट करने के बाद वहां पे 2 लेग का एक फॉर्मेशन जरूर होता है। तो यहाँ पे हम लोग और एक सिचुएशन अगर देखें तो यहाँ से ये नीचे आने की थोड़ा कोशिश किया था, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक इसने क्रिएट किया है। तो ये भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक है। तो इसे अगर हम लोग 1 लेग मानते हैं तो यहाँ पे सेकेंड पुश, यहाँ पे थर्ड पुश हो रहा है और इसे हम लोग थर्ड पुश की जगह यहाँ पे इसे हम लोग एक डबल बॉटम भी मान सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी फॉर्मेशन पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होता है, मार्केट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम चलता है। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों सिचुएशन को ही ध्यान में रख के चलना होगा, तभी हम लोग आने वाले टाइम पे कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे लोअर लो का डबल बॉटम मानते हैं तो यहाँ पे कंपनी का शेयर एक रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अचानक 3 यहाँ पे एग्जॉशन बार 1 2 3 एग्जॉशन बार क्रिएट करने के साथ साथ इसने 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाने की कोशिश किया है और यहाँ पे अच्छा खासा एक हैमर बार क्रिएट किया है और एक हैमर बार के बाद जो ट्रेंड लाइन के थ्रू ये नीचे बेयर मूव कर रहा था उसे तोड़ के यहाँ पे
और एक ट्रेंड कंफर्मेशन बार क्रिएट हुआ है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसे भी इसने ब्रेक किया है या ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड कंफर्मेशन बार भी क्रिएट होता है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग छोटा सा पोजीशन ले सकते हैं। मगर उसका इमीडिएट कैंडल आप देखिए थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया है मगर इमीडिएटली वो ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे और एक स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है और ये एक आइडेंटिकल डबल बॉटम है या नियर अबाउट डबल बॉटम है और एक डबल बॉटम के बाद जनरली शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है। पिछले दिन भी यहाँ पे हायर प्राइस ही था मगर यहाँ पे पोजीशन में और एक प्रॉब्लम जो है ये 20 EMA के थोड़ा नीचे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 EMA ऊपर है और यहाँ पे 20 EMA को टच करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया है ये रेड कैंडल जो है। तो यहाँ पे आज ही के दिन अगर हम लोग देखें ये एक डोजी कैंडल क्रिएट हो रहा है जहाँ पे मूव बिल्कुल ही नहीं है और यहाँ पे ये करंटली जो 20 EMA है उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दो तरीके का बनता है क्योंकि आप जानते हैं एक डोजी कैंडल कुछ इस तरीके का होता है जहाँ पे ये एकदम मिडिल में रहता है और यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज होता है ये वाला कैंडल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बनता है ये ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है या नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकता है, ये कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि ये एक इंडिसीजन का फॉर्म होता है जिससे कि ये कौन से दिशा में ब्रेकआउट करेगा ये हम लोगों को नहीं पता है। बट एज पर पीरियड प्राइस एक्शन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यही बनता है ये छोटा सा ऊपर की तरफ पुल बैक करे क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिवर्सल बार क्रिएट किया है यहाँ से ये जो सेकेंड बार का पॉइंट है यानी क्लोजिंग पॉइंट है ये जितना भी प्राइस मूवमेंट हुआ है ऊपर उतना प्राइस मूवमेंट होने का एक प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस मूवमेंट हुआ था ऊपर अगर आप कैलकुलेट करें तो उतना ही मूवमेंट है और यहाँ पे मल्टीपल टाइप के फॉर्मेशन में जहाँ पे भी एक रिवर्सल का बार क्रिएट होता है उसके बाद एक कंफर्मेशन बार होता है तो वहां से वहां तक का जो प्राइस मूवमेंट है या प्रीवियस बार अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो स्ट्रॉन्ग बार का जितना भी बॉडी है ऊपर उतना का प्राइस मूवमेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से ये जो प्राइस मूवमेंट है पर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं तो करेंट सिचुएशन में आपके लिए एक स्विंग पोजीशन बनता है मगर उसका जो स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट है वो बहुत ही छोटा हो सकता है। तो करेंट सिचुएशन में आपके लिए जो आइडियल स्टॉप लॉस पॉइंट हो सकता है अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन है और आपने नीचे खरीदा है तो 64.70 के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट होना चाहिए जो मैंने बताया है यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट होता है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मानते हैं तो 78 पॉइंट समथिंग होता है कंजर्वेटिव वजह से 78 के आसपास आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद उसे अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो 80.40 के आसपास यानी ये जो पिछले टाइम का स्विंग पॉइंट हाई है ये जो बिग इसने बेयर बार क्रिएट किया है उसके थोड़ा ऊपर यहाँ पे आपके लिए सेकेंड टेक प्रॉफिट रहेगा और उसे अगर अच्छे तरीके से तोड़ता है यानी यहाँ पे 2-3 बुल कैंडल बिग क्रिएट करता है या 1-2 बुल बार क्रिएट करता है बिग तो यहाँ पे और एक कंसोलिडेशन का चांसेस है और उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर जाने का भी चांसेस है। तो यहाँ पे 89 तक भी आपका टारगेट पहुंच सकता है या यहाँ पे ये जो स्विंग पॉइंट हाई है उसके आसपास यानी 90 के थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। और इसी बीच में अगर कोई भी रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है या ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिविटी रहता है तो यहाँ से भी ये रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है। मगर करेंट सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे स्विंग पोजीशन लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बहुत ही टाइट होना चाहिए यानी सेकेंड जो ये बॉटम है हायर बॉटम इसके इमीडिएट नीचे यानी 69.40 के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा वही 78 के आसपास। यहाँ पे आप 50 to 60% आपके स्विंग पोजीशन का टेक प्रॉफिट ले सकते हैं और फर्दर आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये फिर से प्राइस ऊपर जाता है ये 70 के 8 के लेवल को तोड़ के और यहाँ पे 84 के पॉइंट तक ये जाता है तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा 20 to 30% पोजीशन का टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे फर्दर जब 80 के ऊपर जाके ये सस्टेन करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर और फर्दर आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे यहाँ से लेके रख देंगे और आपका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट रहेगा 89 के आसपास। मगर करेंट सिचुएशन में यहाँ पे आपके लिए जो स्विंग पोजीशन है उसके अंदर आप कैलकुलेट करके रखिएगा कि कितना आप लॉस झेल सकते हैं क्योंकि ये वाला जो स्विंग पोजीशन है ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगर आप 300 का लॉस यहाँ पे झेल सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते हैं तो स्टॉप लॉस के पॉइंट तक आप कैलकुलेट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपीज़ तक आपका स्टॉप लॉस बनेगा तो यहाँ पे 60 पोजीशन आपके लिए होना चाहिए, उससे कम मगर उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे आपका जो टेक प्रॉफिट है वो मिनिमम 1:1 का रहना चाहिए। अगर ये 1:1 का नहीं रहता है
यानी अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं और स्टॉप लॉस तक आपका लॉस होता है 5 रुपीज़ और यहाँ पे टेक प्रॉफिट तक अगर आपका 5 रुपीज़ से ज़्यादा यहाँ पे टेक प्रॉफिट बनता है तभी आप यहाँ पे पोजीशन लीजिए, नहीं तो यहाँ पे ये पोजीशन लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इस तरीके का अगर आप 10 पोजीशन लेते हैं तो वहाँ पे 60% यानी 6 पोजीशन ही यहाँ पे सक्सेसफुल होने का चांसेस है और बाकी 4 का आपका लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप 4 के अंदर लॉस करेंगे तो बाकी का आपका जो 2 रिमेनिंग रह जाता है, एक के साथ आपका जो ट्रेडिंग चार्जेस है वो कैलकुलेट हो जाएगा यानी एडजस्ट हो जाएगा और एक आपका प्रॉफिट के अंदर रहेगा। तो इस तरीके से ट्रेडिंग के अंदर कैलकुलेशन होता है कि प्रोबेबिलिटी कितना है और आने वाले टाइम पे लॉन्ग टाइम में हम लोगों को कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो यहाँ पे आप 1:1 के बिना पोजीशन नहीं लेंगे। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली होल्ड करते रह सकते हैं क्योंकि करंट सिचुएशन में शेयर प्राइस और थोड़ा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। मगर अगर आप कंपनी के फंडामेंटल और फिनेंशियल्स के बारे में नहीं जानते हैं, मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो थोड़ा सा डीपली आप एनालिसिस करें ताकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को पता चले। उससे फ्यूचर अर्निंग के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा और फ्यूचर में कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, यानी फ्यूचर में स्टॉक गिर सकता है या नहीं, उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझ में आएगा। तब आप कंपनी के शेयर से निकल भी सकते हैं या नया कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है तब आप ऐड भी कर सकते हैं। उससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी का जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नया शेयर बाय करना चाहते हैं तो एज पर फिनेंशियल और एज पर करंट टेक्निकल एनालिसिस आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, मगर ये सोली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा खुद से एनालिसिस के बाद ही ये डिसीजन लीजिएगा। मेरे एनालिसिस के ऊपर बेस करके आप सिंपली डिसीजन मत लीजिए, आप खुद से भी थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए क्योंकि अचानक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे सबसे पहले दिया जाता है, वो स्विंग पोजीशन का हो या लॉन्ग टर्म एनालिसिस का हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।